नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अरिव्यान के प्लेटफॉर्म पर। बेटा 9 तारीख से आपकी एग्जाम शुरू हो रही है और इस एग्जाम के लिए आपने ताबड़तोड़ तैयारी की होगी और मेहनत की होगी। लेकिन इस तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं आपके पास लेकर आ गया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बेटा आज हम सारे एक नंबरी प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। पहला बेटा क्वेश्चन जो रहेगा एक नंबरी प्रश्न रहेगा, फिर रहेगा 2, 3 और 4। लेकिन आज जो आपके पेपर में एक नंबरी प्रश्न होते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो रिक्त स्थान हो, चाहे सत्य असत्य हो, चाहे एक शब्द या एक वाले उत्तर के वाले प्रश्न हो, आज हम इन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और साथ साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज हम बेटा शुरू करने वाले हैं चैप्टर वाइज चैप्टर एक नंबरी प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है विलियन और विलियन से एक नंबरी प्रश्न के संभावित प्रश्न, और हो सकता है कि यही प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ जाए और बेटा हो सकता है कि ये पेपर में ना आए, लेकिन 100% ये गारंटी दे रहा हूं बेटा कि कंसेप्ट तो यहीं से आएगा। मान के चलिए जैसे मैंने मोलरता का क्वेश्चन कराया, ठीक है, मोलरता जो होती है सांद्रता पद के अंदर आता है। तो आपको इस बात को समझना है कि सर ने मोलरता पढ़ाया है तो मैं मोलरता पढ़ लेता हूं और साथ में सभी सांद्रता पद देख लेता हूं। हो सकता है कि मोलरता से क्वेश्चन ना आए, मोलरता से आ जाए, समझ में आया, मोल अंश से आ जाए। लेकिन इस बात को जरूर याद रखना है कि जो कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा, ये तो 100% गारंटी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं, कभी भी मैं ये नहीं कहता हूं बेटा कि यही क्वेश्चन उठ किया जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कंसेप्ट यहीं से उठकर आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन में इन चारों ऑप्शन में कौन सा गुण दिखाता है। अब आपको इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या हम सर इनको लिख लें, क्या हम एक एक क्वेश्चन को याद करें, नहीं, आपको बेटा पूरा वीडियो देखना है। लेकिन पूरा वीडियो किस प्रकार देखना है, आपको जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न को देखा आपने, आपने वीडियो पॉज कर दिया, वीडियो पॉज किया, प्रश्न को ढंग से पढ़ा, क्वेश्चन अपने मतलब आंसर अपने मन में लगा लिया कि ए बी सी डी में ये आंसर होगा। अब वीडियो आपने चलाया, अगर आपका आंसर सही है तो आप जो है दूसरे क्वेश्चन पर चले जाइए, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो रुकिए, कंसेप्ट देखिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पर जाइए, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर सोचिए, सही है तो आगे बढ़ जाइए, नहीं है तो कंसेप्ट देखिए। इस तरह करेंगे बेटा तो बहुत कम समय पर, बहुत कम समय में आप ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान पूर्वक देख पाएंगे। आपके साथी संबंधी जो होंगे वो हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे लगाएं पूरी ऑब्जेक्टिव तैयारी करने में, आप 2 घंटे में ही पूरी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। यह राउट्स लॉ के नियम का पालन करता है, यह राउट्स लॉ के नियम का पालन नहीं करता, दोनों ए या बी या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आदर्श विलयन जो होता है वो राउट्स लॉ के नियम का पालन करता है, लेकिन जो अनादर्श विलयन जो होता है वो राउट्स लॉ के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आदर्श विलयन जो होते हैं बेटा वो राउट्स लॉ के नियम का पालन जरूर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुण है। यह बताइए कि ये 4 में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है। पहला परासरण दाब, दूसरा पृष्ठ तनाव, चालकता या अर्ध आयु, इनमें से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, पहला क्या, परासरण दाब, क्या परासरण दाब जो होता है वो एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। और अनुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से हैं, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन भी क्या है, एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, तो सारे अनुसंख्यक गुणधर्म आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन से जलीय घोल में हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा। कि ये हमारे पास 4 विलयन दिए हुए हैं और इन विलयन बताना है आपको कि हिमांक बिंदु सबसे कम किसमें होगा। अब आपको पता है
कि जो हिमांक बिंदु होता है बेटा वो 1/2 गुणांक क्या होता है, समानुपाती नहीं होता। याद रखिएगा कि हिमांक बिंदु की यही खासियत है, हिमांक बिंदु 1/2 फैक्टर के 1/2 फैक्टर के क्या होता है, समानुपाती नहीं होता, उल्टा चलता है, इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स होता है। तो याद रखिएगा हिमांक बिंदु जो होता है बेटा वो 1/2 फैक्टर के क्या होता है, इनवर्स होता है। कि 1/2 फैक्टर ज्यादा तो हिमांक बिंदु कम। अब आइए देख लेते हैं किसमें 1/2 गुणांक क्या होगा, ज्यादा होंगे। NaCl जब पानी में घुलेगा तो दो कण में टूटेगा, Na+Cl तो कितने हो गए, ये 2 हो गए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ बेटा पानी में क्या होते हैं, टूटते नहीं है। ठीक है, तो क्या रहेंगी, इसका 1/2 गुणांक एक ही रहेगा। अब देखिए अगेन आयनिक है तो Mg क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव और 2I नेगेटिव। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3। अब देखिए MgSO4 तो क्या होगा, MgSO4 प्रोडक्ट क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। कितने हो गए, 2। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा गुणांक किसका है, तीसरे नंबर वाले का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें मोलरता भी दी हुई है बेटा, तो हमें मोलरता से इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलिए तो इसका क्या आ जाएगा, ये समझ में आ गया होगा आप लोग, तो इसको मिटा देता हूं। कितना आएगा, 0.02। इसको मल्टीप्लाई कर क्या आएगा, 0.005। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0.015 और इसको करें तो 0.01। अब आप देखें तो इसमें क्या करना है, हिमांक बिंदु को सबसे न्यूनतम बताना है और गुणांक क्या होता है, इनवर्स होता है। तो गुणांक ज्यादा तो हिमांक बिंदु कम, तो गुणांक ज्यादा सबसे ज्यादा किसका है, ऑप्शन नंबर 3 का। ऑप्शन नंबर 3 का गुणांक ज्यादा है तो हिमांक बिंदु कम इसका ही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता क्या होगी, बताइए इनमें से विलयन की मोलरता क्या हो। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा कि NaOH का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। NaOH, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना हो गया, ये 40। कितना हो गया, 40। अब आपको मोलरता निकालना है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल M बराबर मोल बटे विलयन का, विलयक हो गया, विलयन का आयतन। क्या, विलयन का आयतन। अब जो है बेटा, और विलयन का आयतन हमें बेटा लीटर में लिखना है। अगर लीटर में नहीं दिया है, मिलीलीटर में दिया है तो ऊपर हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए इस मोल में क्या करते हैं बेटा, ये वैल्यू रखते हैं। तो कैपिटल M बराबर होगा मोल, मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 5, मोलर द्रव्यमान 40। अब मैंने बोला आपको कि अगर हमारे पास आयतन मिलीलीटर में दिया है तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1000 से गुणा कर देते हैं और आयतन हमारे पास 250 मिलीलीटर दिया हुआ है। 1 0 से 1 0 गया, 5 25 एक कम 25, 25 चौको 100, 4 एक कम 4, 4 दाहम 40। ये कितना हो गया, मोलर बराबर 0.5। तो 0.5 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट और सही और सटीक उत्तर है बेटा। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास रिक्त स्थान की पूर्ति, हमें इन रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
जल की मोलरता डैश होती है, क्या होती है बताना है आपको। ना 55.5, ये तो आपकी जवान पे रटा हुआ होना चाहिए, कोई नींद नहीं पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए कि जल की मोलरता क्या होगी, 55.5। चलिए क्या बोल रहा है, कैसे निकालेंगे इसको। m बराबर, मैं मानता हूं कि आपने लिया है 100 ml पानी, कितना ml, 100 ml। अब 100 ml लिखे या 100 ग्राम लिखे, बराबर बात है, क्योंकि पानी की डेंसिटी कितनी होती है, एक ही होती है। ठीक है, चलिए तो हम जो है यहाँ पर लिखते हैं 100 बराबर 1000 बटे 18 इंटू 100। ठीक है, अब ये प्योर वाटर है, मतलब कि शुद्ध जल है, शुद्ध जल है, इसलिए 100 से 100 गया। जब आप 1000 बटे 18 करेंगे तो 55.5555555 आता है। ठीक है, तो बेटा आपको याद रखना है जल की मोलरता होती है 55.5 मोल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी गैस की द्रव्य में विलता डैश के नियम द्वारा निर्धारित होती है। याद आ रहा है इसके, हमारे आदरणीय हेनरी जी के, हेनरी के नियम को, हेनरी के नियम से हम ये बता सकते हैं कि द्रव्य में विलता कितनी ज्यादा होगी। हेनरी क्या बोलते हैं कि अगर आप दाब बढ़ाते जाएंगे तो किसी भी गैस की द्रव्य में विलता बढ़ती जाएगी। चलिए आगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या डैश कहलाती है। 1 लीटर विलयन, क्या बोल रहा है, 1 लीटर विलयन, तो क्या होगा ये होगा मोलरता, क्या होगा, मोलरता कहलाती है। और अगर यहाँ पर 1 किलो विलायक होता तो क्या होता है यहाँ पर, मोललता, क्या होता, मोललता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते, ताप में वृद्धि करने से गैस की द्रव्य में विलता क्या हो जाती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। आपको मैंने बताया था, आपको याद भी होना चाहिए कि हेनरी जी ने यह बोला था कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो गैस की विलता कम हो जाएगी। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं बेटा, वो ठंडे पानी में ज्यादा सुकून से रह पाते हैं गर्म पानी की तुलना में। ठीक है, तो याद रखिए कि ताप की वृद्धि पर गैस की द्रव्य में विलता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आ गया, सत्य असत्य। सत्य असत्य हमें बहुत ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है। पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा। क्या बोल रहा है, क्वथनांक में उन्नयन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं, बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल क्या है ये, असत्य। आपको पता है कि हिमांक में आपको, सॉरी, क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ने नहीं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, एकदम गलत कथन है। अनुसंख्यक गुणधर्म विलेय की प्रकृति पर निर्भर होते हैं, ये भी एक असत्य है बेटा। अनुसंख्यक गुणधर्म होता है विलेय की प्रकृति नहीं, विलेय में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्धारित करता है। इस पे विलेय पर उपस्थित कणों की संख्या पर क्या निर्धारित होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म। तो यहाँ पर अगर लिखते कि अनुसंख्यक गुणधर्म विलेय की या विलेय में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्धारित करता है तो ये सही होता, लेकिन इन्हें क्या लिख दिया, प्रकृति लिख दिया, और यहीं पर इनने गलती कर दी और ये स्टेटमेंट असत्य है। क्या बोल रहा है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक केजी मोल इनवर्स होता है। देख लेते हैं, आइए यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, क्वथनांक में उन्नयन, तो आपको पता है कि डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू एम, ये क्या है, मोललता। और आपको पता है कि मोललता बराबर होता है मोल बटे द्रव्यमान। और किसका द्रव्यमान होगा, ये विलायक का, विलायक का द्रव्यमान। अब हमें इस केबी का
मान निकालना है। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान ऊपर गया और मोल नीचे आया, तो जो ये टीबी है ये क्या है, टेम्परेचर है, ये ताप है ये। और ताप को किसमें नापते हैं, केल्विन में। किसमें नापते हैं, केल्विन में। तो केल्विन, और जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी, और मोल नीचे जाएगा। और अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केल्विन केजी मोल इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ऐसा है, ये एकदम सत्य है, ऐसा है, ये एकदम सत्य कथन है। चलिए अगला क्या बोल रहा है, हिमांक में अवनमन विलय की मूलरता के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात बोली इसने कि हिमांक में अवनमन मतलब कि डेल्टा टीएफ इसके डायरेक्टली समानुपाती होता है मोललता के, और ये टीएफ हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा के एफ, जो ये लिखा होगा। ठीक है, तो ये भी एक सत्य कथन है। ठीक है, तो आपको इन सारी बातों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और रिवाइज भी हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में बेटा ये आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको कैसे सॉल्व करना है, वीडियो रोकना है, आंसर लगाना है। अगर आंसर सही है तो आपको आगे बढ़ना है, आंसर सही नहीं है तो आपको कंसेप्ट समझना है। और दूसरी बात, विद्युत रसायन बेटा 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां से ऑब्जेक्टिव आना तय है, ये मान कर चलिए। चलिए अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सूत्र सेल स्थिरांक को दर्शा रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सूत्र सेल स्थिरांक को दर्शा रहा है। तो आपको पता है सेल स्थिरांक बराबर होता है G बराबर L बाय ए। एल क्या है, सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए ये सेल है, सेल में ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इन दो इलेक्ट्रोड में प्रेजेंट मतलब कि यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड में के बीच की दूरी क्या है बेटा, एल है, याद रखिएगा। और जो ए क्या है, ए जो है बेटा एरिया है, किसका, इलेक्ट्रोड का एरिया है। किसका एरिया है बेटा, इलेक्ट्रोड का एरिया है ए। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल स्थिरांक आ गया। तो एल बाय ए बाय एल गलत है, एल बाय ए, ऑप्शन नंबर बी, एल इंटू ए, ई इंटू एल है, ये तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो बी, ऑप्शन नंबर बी, एल बाय ए एकदम सही और सटीक आंसर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सेल स्थिरांक की इकाई डैश है। सेल स्थिरांक की इकाई आपको बतानी है। सेल स्थिरांक बराबर होता है जी बराबर एल बाय ए। एल क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। अब दूरी बेटा सेंटीमीटर से ही नापते हैं, तो सेंटीमीटर। और एरिया क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया है। क्या है, ए क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया। तो ये होता है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर क्या, 1/सेंटीमीटर, और ये आ गया सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको देखना है सेंटीमीटर इनवर्स कहां पर है। तो ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो गलत हो गया, सेंटीमीटर ये भी गलत हो गया, ओम सेंटीमीटर ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, सेंटीमीटर की पावर -1 एकदम सही सटीक उत्तर है बेटा। ठीक है, चलिए अब जो है आगे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे का सवाल क्या है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव का मान क्या होगा। विभव मान होगा, तो आपको बताना है कि इनमें से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का मान बताना है। आपको पता है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा, वो एक संदर्भ, क्या है, एक वो संदर्भ इलेक्ट्रोड है। क्या है, एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। और संदर्भ इलेक्ट्रोड का बेटा हमने एक मान रखा है जिसकी वैल्यू है 0 वोल्ट। क्या है, 0 वोल्ट। अब ये जो संदर्भ इलेक्ट्रोड बेटा ये मदद करता है आपको दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव को मापने के लिए। ठीक है, आज समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोहे में जंग लगने की क्रिया डैश है। लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या बोलते हैं, संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। आपको पता है कि लोहा Fe पानी से मिलेगा और क्या बना लेगा, Fe.X
H2O क्या बना लेगा Fe.X H2O। और यही बेटा एक संचारण अभिक्रिया है। देख लेते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया गलत बात, अपचयन अभिक्रिया गलत बात, संचारण अभिक्रिया बिल्कुल सही बात, बहुलीकरण बिल्कुल गलत। ठीक है, तो आपको याद रखना है लोहे की अभिक्रिया क्या है, एक संचारण अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या बोल रहा है, विशिष्ट चालकता की इकाई बताना है आपको, बता रहा है विशिष्ट चालकता की इकाई। अब आपको पता है विशिष्ट चालकता होता है K बराबर 1/ρ। क्या होता है, K बराबर 1/ρ, या K को अपन कप्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कप्पा भी बोला जाता है। अब आपको पता है कि रो का मान निकालना है, R बराबर रो इंटू एल बाय ए। क्या होता है, R बराबर रो इंटू एल बाय ए। रो की वैल्यू निकालनी है तो रो बराबर होगा आर ए बाय एल। अब रो बराबर आर क्या है, एक प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक का की इकाई ओम होती है। और ये अगर आप देखें तो ए क्या है, एरिया, एरिया की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल क्या है, लंबाई है, तो इसकी इकाई सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो क्या बचा, ओम सेंटीमीटर। अब अगर आप देखें तो कप्पा बराबर 1/रो, रो क्या है, ओम सेंटीमीटर, यहां लिख देता हूं ओम सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, कप्पा बराबर 1/, अब इस ओम सेंटीमीटर को ऊपर ले आते हैं, ओम सेंटीमीटर को ऊपर ले गए तो क्या आया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और देख लीजिए आपका पहला ऑप्शन ही एकदम सही, करेक्ट और सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है बेटा, आगे क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। क्या, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए पहला क्या है, एक फराडे आवेश का मान, एक फराडे आवेश का मान डैश कूलम होता है। अब आपको बताना कितना होता है, याद होना चाहिए 96500। क्या होगा, 96500। अभी अपन डिस्कस करके आए मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। क्या डिस्कस करके आए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 या फिर 0 के समान होता है। शुष्क सेल में कैथोड डैश का बना होता है, किसका बना होगा, ग्रेफाइट का। किसका बना होता है बेटा, ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, याद ही होना चाहिए बेटा, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। सेंटीमीटर इनवर्स डैश की इकाई है, अभी देख कर आए, एल बराबर ए, क्या, सेल स्थिरांक। क्या देख कर आए, सेल स्थिरांक, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, सेंटीमीटर इनवर्स बचा तो क्या हो गया, ये सेल स्थिरांक। क्या है, सेल स्थिरांक की इकाई है सेंटीमीटर। तनुता बढ़ाने पर डैश चालकता घटती है, किसकी चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता घटती है। क्यों घटती है बेटा, क्योंकि विलयन बराबर होता है, विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। क्या होता है, विलय प्लस विलायक। अगर अपन तनुता बढ़ाएंगे तो विलायक बढ़ाएंगे, विलायक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विलायक की तुलना पर, किसकी तुलना में बेटा, विलायक की तुलना में विलय क्या होगा, कम होगा। विलायक की तुलना में विलय कम होगा, और विलय कम होगा बेटा तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी या फिर घट जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बेटा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अब हम आ गए हैं बेटा सत्य असत्य पर। हमें आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा नर्नस समीकरण इलेक्ट्रोड विभव पर ताप एवं विद्युत अपघट्ट की सांद्रता के प्रभाव को दर्शाता है। यह बिल्कुल सत्य है बेटा। कैसा है ये, बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि आपने को पता है
कि नर्नस समीकरण होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बटे एन लॉग एम बटे एम प्लस, है ना। ये बेटा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता और ये हो गया टेम्परेचर। तो देखिए सांद्रता और ताप दोनों क्या कर रहे हैं, विभव पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो यह बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। अब क्या बोल रहा है अगला, एनोड वह इलेक्ट्रोड है जिससे ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जिस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसको हम एनोड कहते हैं। बिल्कुल सत्य है ना। कैसा है, सत्य। मैं याद करता हूं बच्चों को अपने, LOAN, लोन मतलब क्या, कि लेफ्ट साइड क्या होगा, एनोड होगा। क्या होगा, एनोड। और एनोड में ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और हिंदी में बोले तो ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। अब क्या बोल रहा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 1 वोल्ट होता है। यह अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर आए हैं कि यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता है, इसलिए यह आंसर, इसका आंसर क्या होगा, असत्य। यह स्टेटमेंट गलत है। अब क्या बोल रहा है, द्वितीयक सेल को पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल असत्य है बेटा। कैसा है, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो द्वितीयक सेल होते हैं बेटा, इसमें जो अभिक्रिया होती है वह पुनर्वर्तित होती है। क्या होती है, पुनर्वर्तित, मतलब कि रिवर्सिबल होती है। ठीक है, लेकिन जो प्राथमिक सेल होते हैं उसमें रिवर्सिबल बोले तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, समझ में आया आपको। इसलिए क्या होता है बेटा कि जब हम द्वितीयक सेल को चार्ज करते हैं तो वह रिएक्शन वापस जहां से शुरू हुई थी वापस वहीं पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि द्वितीयक सेल को पुनः अवशेषित नहीं किया जा सकता। अगला क्या है, तांबे के बर्तन नीले हरे होने संचरण क्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल सत्य है। ये भी बिल्कुल कैसा कथन है, एक सत्य कथन है। आपने देखा होगा घर में कि जो तांबे के बर्तन होते हैं अगर बहुत समय तक पानी में रखे हैं, बहुत समय तक खुले वातावरण में रखे हैं, तो उन पर नीले और हरे रंग की परत जम जाती है। वो क्यों होती है बेटा, वो इसी कारण होती है कि वो मॉइस्चर बोले तो नमी के कांटेक्ट में आते हैं और संक्षारण अभिक्रिया करते हैं। ये बिल्कुल कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझ कर आए होंगे। अब आ गया हमारे पास एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। पहला क्या बोल रहा है, मोलर चालकता का सूत्र लिखिए। मोलर चालकता का सूत्र हमें बताना है दोस्तों। तो मोलर चालकता होता है लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे मोलरता। क्या होता है, मोलरता। तो ये स्टेटमेंट आ गया आपको इसका आंसर। अब क्या बोल रहा है, तुल्यांकी चालकता की इकाई लिखिए। अब तुल्यांकी चालकता की इकाई हम लिख लेते हैं। अब तुल्यांकी चालकता अगर आपको इकाई नहीं याद आ रही है तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, सूत्र याद है, तो आप इकाई आराम से निकाल सकते हैं। आइए देखिए, EQ 1000 मतलब कप्पा इंटू 1000 बटे नॉर्मलता। ठीक है, अब आपको पता है कि नॉर्मलता बराबर होता है K इंटू 1000। नॉर्मलता बराबर होता है बेटा ग्राम बटे वॉल्यूम, या फिर बोल दूं तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तुल्यांकी द्रव्यमान बटे आयतन। अगर अब आप देखें तो लेमडा EQ, और आप इसका क्या रखते हैं, मान रखते हैं, तो कापा बराबर होता है बेटा ओम इनवर्स, थोड़ा इधर से लिखता हूं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बटे द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं ग्राम में, और आयतन को अगर सेंटीमीटर के उसमें लिखना है, फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर ले जाता हूं तो लेमडा EQ हो जाएगा ओम इनवर्स EQ, माफ करना, सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब बटे ग्राम। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई का साइन।
अब आप देखें तो इसको माइनस करें तो क्या आएगा, लेमडा इक्यू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्राम को भी ऊपर ले आता हूं तो क्या होगा, ग्राम की पावर माइनस। अब ये जो ग्राम है द्रव्यमान है, क्या है बेटा, तुल्यांकी द्रव्यमान है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका तुल्यांकी चलत्र की इकाई हमने लिख ली। और अगर आपको फॉर्मूला याद है बेटा तो आप फटाफट इकाई निकाल सकते हैं, मैंने आपको समझाया भी सही, इसलिए इतना समय लग गया। और नहीं, अगर आपको याद होगी तो आपको फटफट निकाल सकते हैं, 1 मिनट से कम समय लगेगा। चलिए, अब क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में कर लिया। अब क्या बोल रहा है, लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाने पर क्रिया को क्या कहलाती है, याद आ रही है, गैल्वेनीकरण, क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनीकरण बोला जाता है, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि लोहे की चादर पर जस्ता इसलिए चढ़ाते हैं बेटा कि लोहे की जो चादर होती है बेटा, ये क्या संचालन की अभिक्रिया शो करती है, दिखाती है, इसलिए संचालन की अभिक्रिया ना हो पाए इसलिए हम जिंक की परत चढ़ाते हैं गैल्वेनीकरण अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब क्या बोल रहा है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के विभवांतर जिसके कारण सेल की विद्युत धारा बहती है उसे क्या कहते हैं, बताइए, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत बढ़िया, क्या होता है, विद्युत वाहक बल, क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को ध्यान पूर्वक समझते हैं। अगला चैप्टर आ गया बेटा हमारे पास, रासायनिक बल गतिकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी चैप्टर है। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, अब पहला क्वेश्चन जान लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वेग इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, के ए की घात 1/2 बी की घात 3/2 के लिए अभिक्रिया की कोटि है। हमें बताना है कि ये वेग दिया हुआ है, इसकी अभिक्रिया कोटि निकालना है। अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये जो घात दी हुई है उसको जोड़ना है बस। तो हम लिखेंगे ऑर्डर बराबर, ऑर्डर क्या होगा, ORDER, ऑर्डर बराबर क्या होगा, 1/2 प्लस 3/2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4/2, और 2 से 2 गया तो दिया गया 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। तो ये क्या है, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया कोटि क्या होगा, 2। चलिए, याद रखिएगा अभिक्रिया कोटि हमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभिक्रिया दर का मात्रक है, अभिक्रिया दर का हमें मात्रक निकालना है। तो आपको पता है कि अभिक्रिया मतलब कि अभिक्रिया दर मतलब कि रेट, अंग्रेजी में बोले तो क्या, रेट, रेट बराबर होता है बेटा सांद्रता, क्या होगा, सांद्रता बटे समय अंतराल, क्या होगा, समय अंतराल, ठीक है। अब आपको पता है सांद्रता किसमें नापते हैं, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर, और सांद्रता मतलब समय अंतराल सेकंड में नापते हैं। अब हम इसको लिखते हैं मोल बटे लीटर इंटू सेकेंड। अब हम इसको ऊपर ले आते हैं तो मोल लीटर की घात -1 और सेकंड की घात -1, तो आप मैच कर लीजिए, मोल लीटर घात -1 सेकंड की घात -1, पहला ही आंसर क्या हुआ बेटा, हमारा सही आंसर हुआ, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। आइए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल प्रश्न आ गया हमारे पास। क्या बोल रहा है, अर्ध आयु काल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगी, क्या बोल रहा है, अर्ध आयु काल प्रथम कोटि की हमें अर्ध आयु काल निकालनी है, जबकि जिसमें के की वैल्यू हमें दी हुई है बेटा, क्या दिया हुआ है,
के की वैल्यू, दर स्थिरांक की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें क्या निकालना है, अर्ध आयुकाल निकालना है, वो भी किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, फॉर्मूला याद आ रहा है बच्चों, टी हाफ बराबर 0.693 बटे दर स्थिरांक के, क्या आ गया, दर स्थिरांक के। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर ले आइए, तो क्या होगा 0.693 बटे के कितना है 5.5, 10 की घात -14, 10 की घात -14 गई ऊपर तो +14 हो गई, 693.5 इंटू 10 की घात +14। अब जब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा 0.125 10 की घात 14। अब एक पॉइंट इधर ले गए तो एक कम कर लेते हैं यहां से, 1.125 10 की घात 13, ठीक है। और ये होगा सेकंड में, क्योंकि जो है हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यूनिट मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स, क्या होता है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर दिया नहीं है तो ये भी सेकंड इनवर्स, बट लेकिन यहाँ पे तो अर्ध आयुकाल पूछिए, टाइम पूछा है ना हमसे, तो सेकंड इनवर्स थोड़ी ना होगा, अर्ध आयुकाल पूछा है हमसे तो सेकंड इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए 1.25, तो लगभग ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर, ठीक है। चलिए अब जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न को जानते हैं। आगे का प्रश्न क्या बोल रहा है, अगेन एक न्यूमेरिकल सवाल। न्यूमेरिकल सवाल इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। और सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चों की ये भी दिक्कत रहती है कि सर हमें को तो सारे फॉर्मूले याद है लेकिन सवाल कैसे हल करें। तो बेटा सवाल हल करने का भी तरीका समझते जाइएगा मेरे साथ साथ कि कैसे सर सवाल हल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है। क्या बोल रहा है कि 75% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है और कितना समय लगा, 75% अभिक्रिया पूर्ण होने पर 16 मिनट लगा है। तो आप ये बताइए कि 50% पूर्ण होने पर कितना समय लगेगा। तो क्या बोल रहा है, 50% पूरा होने पर कितना समय लगेगा, हम बता देंगे, बड़ा आसान है ये। आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक फॉर्मूला याद होगा, के बराबर, या फिर अपन टी बराबर कर लेते हैं, टी बराबर 2.303 बटे के लॉग ए नॉट बराबर ए टी। ए नॉट मतलब क्या, सांद्रता जो सबसे पहले थी, रिएक्शन शुरू होने से पहले जो सांद्रता थी वो कितनी है, और रिएक्शन होने के बाद जो सांद्रता है वो टी टाइम पर, ठीक है। तो चलिए आइए समझ लेते हैं, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा करता हूं, टी 75% बटे टी 50%। चलिए अब दोनों की वैल्यू को रखते हैं। अब पहला क्या, 2.303 बटे के इंटू लॉग, अब सांद्रता जब रिएक्शन शुरू हुई थी, जब अभिक्रिया शुरू हुई तो सांद्रता कितनी थी, 100% थी, अभिकारक की, किसकी, अभिकारक की। अब जो है जब अभिक्रिया 75% पूर्ण हो गई तो अभिकारक कितना बचा, 100 माइनस 75 बचा, मतलब 100 माइनस 75, क्योंकि 100% पहले थी और 75% खत्म हो गया, तो ये हो गया। अब जो है 50 की स्थिति लिख देते हैं, 0.303 बटा के लॉग, अब शुरू में अभिकारक 100% था, अब हमें हमें निकालना है जब अभिक्रिया कितनी हो गई, 50% हो गई, तो अभिकारक कितना बचा, 50% बचा होगा, तो हम लिखेंगे 100 माइनस 50। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इससे गया ये, ठीक है। चलो अब जो है आगे सॉल्व कर लेते हैं, कहां कर लें, यहां पर, ये तो आपको समझ में आ गया, पूछा क्या। चलिए अब ये से ये गया, अब बचा हमारे पास टी 75 बटे टी 50% बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए अब जो है यहां पर लिखते हैं लॉग 100 बराबर 100 में 75 गया, 25 बचा,
25 चौको 100। अब यहां पर log 100 बराबर, अब आप देखें तो 100 में 50 गया तो कितना बचा, 50 बचा सर, तो ये हो गया 50, ये आया 2। अब इसको और अच्छे से लिखते हैं तो log 4 बटे log 2 आया। अब क्या log 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिख देता हूं मैं 2 log 2 की घात 2 बटा 2। अब आपको पता है एक log का फॉर्मूला कि जब log की घात ऊपर आती है, मतलब log 2 में, यहां पे log लिखना भूल गया, log 2। अब आपको पता है कि log m की पावर n, क्या log m की पावर n जब होता है तो n क्या करते हैं, अपन आगे ले आते हैं। तो मैं यहां क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं 2 log 2 बटा 2 और यहाँ पे क्या आएगा t 75 बटे t 50। अब ये log 2 से log 2 भी गया तो क्या आ गया हमारे पास आ गया t 75, यहां पे लिख देता हूं t 75 बटे t 50 बराबर 2। ठीक है, अब हमें t 75% दिया है, कितना मिनट लगा, 16 मिनट लगा है। ठीक है, हमारे पास जगह कम है तो हम यहाँ पे कहीं लिखते हैं, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, तो t 50 t 75 बटे 2 आया कि नहीं आया। ठीक है, ये t को इधर ले, t 50 को इधर ले गए, ये 2 को इधर ले आए। अब आपको बताए t 75 16 है, हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है 8 मिनट, कितना मिनट लगा, 8 मिनट लगा, कितना 50% पूर्ण होने पर। ठीक, कितना लगेगा 50% पूर्ण होने में कितना लगेगा, 8 मिनट लगेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एक बार वापस देख लीजिए, हमने t 75 बाई t 50 लिखा, फॉर्मूला लिखा, दोनों में वैल्यू लगाई, लॉग को सॉल्व किया, लॉग को काटा पीटा और हमने फटाफट आंसर लिया। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को कि कैसे हमें फॉर्मूले याद होने के बाद भी सवाल हल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं होता है, बताना है कि इनमें से अभिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती। तो बताइए, याद आ रहा है, शून्य, क्या होगा, शून्य, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, किसी समय पर कणों की संख्या का टकराव, है ना। अगर मान लीजिए किसी टी समय पर जितने अणु टकरा रहे हैं वो क्या हो गया, आणविकता हो गई। अब मानिए कि आणविकता शून्य है, मतलब कि अभिक्रिया तो हो ही नहीं। ठीक है, आणविकता शून्य मतलब अभिक्रिया हो ही नहीं रही, तो अभिक्रिया हो ही नहीं रही, अभिक्रिया नहीं होगी तो आणविकता नहीं होगी। तो ऐसा वैल्यू, ऐसी आणविकता का मान नहीं हो सकता, मतलब शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। क्या बोल रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई हमें ध्यानपूर्वक लिखना है। तो आप लिख लेते हैं दर स्थिरांक, दर स्थिरांक क्या होता है बेटा, के होता है। अब मैं क्या करता हूं, एक आपको जनरलाइज फॉर्मूला बताया गया था, आपको याद होना चाहिए कि मोल बटे लीटर 1 माइनस एन, क्या मोल बटे लीटर n माइनस 1 माइनस एन और सेकेंड की पावर माइनस। ये आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होना चाहिए। अब जो यहाँ पर n है बेटा, वो क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। क्या है, अभिक्रिया की कोटि। अगर शून्य है तो n बराबर शून्य रख दीजिए, एक है तो एक रख दीजिए, दो है तो दो रख दीजिए, तीन है तीन रख दीजिए। अब हमारे पास क्या है, शून्य अभी है ना, तो हम n बराबर 0 रख देंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं मोल बटे लीटर। अब हमें n की क्या रखना है, शून्य रखना है, तो 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स।
अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करते हैं, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही हमें मुझे सही आंसर लग रहा है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत हो गया। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को कि कैसे हमें निकालना है, और एक जनरलाइज फॉर्मूला याद कर लिया आपने, मोल बटे लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये आप याद रखेंगे तो आपको किसी भी कोटि की अभिक्रिया के स्थिरांक निकालने के लिए बोलेगा तो आप एन की वैल्यू रख दीजिए। शून्य बोला है तो शून्य, एक बोला है तो एक, दो बोला है तो दो, तीन बोला है तो तीन। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और चीजों को समझना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर। तो पहला क्वेश्चन ये बेटा कि सेकेंड इनवर्स डैश की इकाई है। मैंने अभी बताया आपको कि आपको क्या करना है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब देखिए यहां पर n की वैल्यू रखें, अगर n की वैल्यू रखेंगे शून्य तो मोल पर लीटर आएगा, तो ये ऐसी वैल्यू रखने कि ये क्या हो जाए, एक हो जाए। चलिए तो मोल पर लीटर अगर मैं 1 रखता हूं n बराबर, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो गया, मोल पर लीटर 0 सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर 0 मतलब क्या, 1, तो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, मतलब कि ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बहुत आसान। दूसरा, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है या नहीं करती, बिल्कुल निर्भर करती है। क्या होती है, समानुपाती, समानुपाती होती है। क्या होती है, जो अभिक्रिया की दर होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर समानुपाती होता ही होता है। चलिए ये भी बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणु की संख्या डैश है। क्या है, क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया क्या होता है, आणविकता होती है। क्या होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अंकों की संख्या आणविकता कहलाती है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्हेनियस समीकरण डैश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको आर्हेनियस समीकरण याद आ रहा है, K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर ई ए बाई आर। ठीक है, K क्या है, दर स्थिरांक, ए आर्हेनियस कांस्टेंट, ई लॉग की वैल्यू है, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है, गैस स्थिरांक, और टी क्या है, ताप है। याद रहेगा, याद रहेगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये कोटि है बेटा, कोटे नहीं, ये प्रथम कोटि। ठीक है, चलिए अब जो है हमने सारे रिक्त स्थान कर लिए, सत्य असत्य की तरफ मूव करते हैं, और इस चैप्टर से असत्य असत्य के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सत्य असत्य में, अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। बिल्कुल सत्य है, अभी आपको बताया मैंने, अभी भी बताया कि मोल पर लीटर क्या होगा, 1 माइनस एन, या फिर आप बोल दें 1 माइनस एन लिखें, और जो है मोल पर लीटर बटे सेकेंड। अब जो है मोल पर लीटर सेकेंड, अब लीटर और सेकेंड को ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि अभिक्रिया की दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, बिल्कुल सत्य बात है। अब क्या है नेक्स्ट, अभिक्रिया की दर ताप बढ़ने पर बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है कि अभिक्रिया की दर ताप बढ़ने पर जरूर बढ़ेगी, क्योंकि ताप बढ़ेगा बेटा तो जो अणुओं के बीच का टकराव है वो बढ़ेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि अभिक्रिया की दर ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, तो ये भी कैसा है, सत्य। क्या है ये, सत्य कथन है। चलिए अगला क्या बोल रहा है,
अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक मान है, प्रायोगिक मान है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, एक प्रायोगिक मान है, लेकिन जो आणविकता होती है वो एक सैद्धांतिक मान होता है। मतलब कि सैद्धांतिक मतलब कि थ्योरेटिकल पार्ट होता है, लेकिन अभिक्रिया कोटि एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं। लेकिन आणविकता थ्योरेटिकल होता है, वो हम रिएक्शन को देखकर भी या अभिक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। तो ये भी कैसा कथन है, सत्य कथन है। इतनी बढ़िया बात है, अभी तक सारे कथन कैसे हैं, सत्य है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये एकदम असत्य है। कैसा है ये, एकदम असत्य है। कैसा असत्य हो सकता है सर, आपको पता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे मतलब अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर x, ठीक है। और ये x क्या है बेटा, ये है सांद्रता। क्या है ये है सांद्रता, जो कि समझ में आ रहा है कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो सांद्रता पर निर्भर करती ही करती, ठीक है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि यहां पर नहीं, इनने गलत लिखा है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, ठीक है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और अगले एक वाक्य या एक शब्द वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं और इनके स्टेटमेंट या फिर आंसर्स जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। ठीक है, लिख देंगे सर। अभी हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का प्रश्न भी आया था। चलो तो आपको पता है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, पेन हो गया सेलेक्ट, और टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, और के क्या है, ये दर स्थिरांक है। क्या है ये, दर स्थिरांक। चलिए अब क्या बोल रहा है, आर्हीनियस समीकरण लिखिए। अभी हम लिख कर आए, आपको पता है दर स्थिरांक बराबर आर्हीनियस, दर स्थिरांक बराबर आर्हीनियस स्थिरांक ई की घात ए बटे आर टी। ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा। क्या है ये, सक्रिय ऊर्जा बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस स्थिरांक और टी ताप के बराबर होता है। शून्य की कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। चलिए ये आप वीडियो पॉज करिए, मैं आपको 1 मिनट समय दे रहा हूं, ये लिख कर बताइए। चलिए लिख लिया होगा आपने, एक बार क्रॉस चेक करिए। क्या बोल रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, तो आपको बताया मैंने अभी के बराबर मोल लीटर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। अब क्या रखना है, एन का वैल्यू शून्य रखना है, तो मोल 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक हो गया। अभी अभी हमने इसको 3 से 4 बार पढ़ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा दीजिए। हो सकता है यहाँ पे मैंने शून्य पूछा है तो यहाँ पे वो प्रथम कर दें, द्वितीय कर दें, तृतीय कर दें, लेकिन पूछेंगे तो यहीं से। चलिए आगे, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ किसका समानुपाती होगा, बताइए। याद आ रहा है, आपको पता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ होता है अभिकारक की सांद्रता बटे 2। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभिकारक की समानुपाती। कहाँ लिखूं मैं इसको, इसका आंसर लिखता हूं यहाँ पर, इसको मिटा देता हूं, यहाँ पर लिखता हूं अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। चलिए, दाब बढ़ने से गैसीय अभिकारक का दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। याद आ रहा है, बिल्कुल क्या होगा, अभिक्रिया बढ़ जाएगी। मतलब कि क्या बोलूं, यहां पर प्रभाव, या फिर लिख देता हूं अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर
बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम दाब बढ़ाएंगे बेटा तो दो गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम होगी, क्या होगा? इनका टकराव होगा और साथ ही साथ दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सारी बातों। चलिए बेटा, अब जो है अपन अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास टीएफ ब्लॉक के तत्व। ये बेटा पूरा चैप्टर याद करने का ही है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इस समझ में नहीं आ रहा। बेटा इसमें कुछ समझने का है नहीं, तो आप समझोगे क्या? ये पूरा चैप्टर बेटा याद करने वाला है, फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। हमें ये सारा चैप्टर की बातें, सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर सारे भौतिक गुण या रासायनिक गुण आपको याद ही करने पड़ेंगे। और जो डी ब्लॉक के यौगिक होते हैं, है ना, जैसे हो गया KMnO4 या फिर K2Cr2O7, तो इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। इनके कैसे ये बनते हैं, क्या क्या ये रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लिया क्या? आधा ही था? अरे अरिविहान आपको हाफ एयरली की आधी तैयारी थोड़ी कराएगा, हम कराएंगे आपको हाफ एयरली की पूरी तैयारी, जो कि मिलेगी आपको अरिविहान एप्लीकेशन पर। वहां पर नोट्स, टाइम टेबल, प्रैक्टिस टेस्ट तो मिलेगा ही, मैथ्स की फॉर्मूला शीट, केमिकल के रिएक्शन बुकलेट और बायोलॉजी के लिए माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज करके हमने बनाया है हाफ एयरली का बेस्ट कोर्स, जो आपको मिलेगा 100% फ्री। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अरिविहान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हाफ एयरली की तैयारी में लग जाइए।